जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे होंगे और शायद छोटी दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे। आज वैसे छोटी दिवाली है और आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा आशीर्वाद है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। पिछली क्लास में हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? पाचन तंत्र के अलग अलग अंगों के बारे में। पिछली क्लास में हमने मुख गुहा के बारे में शुरू किया था और मुख गुहा में हमने मुख गुहा के बारे में, उसके भाग के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने दांतों के बारे में पढ़ लिया था और जीभ के बारे में भी पढ़ लिया था। दांतों के बारे में जो एक बात बताई थी मैंने कि मनुष्य के शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वो दांत का इनेमल होता है, जो कि 98% किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम से। और फ्लोरीन इसको मजबूती भी प्रदान करता है। ठीक है। हमारे दांत का जो इनेमल होता है वो कैल्शियम से मिलकर बना होता है खास तौर पर। और कितने परसेंट उसमें कैल्शियम होता है? 98%। ठीक है। बाकी फ्लोरीन उसमें मजबूती, उसमें पकड़ बनाए रखने का काम करता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीभ के बाद में एक और भाग बचा था, उसका नाम है होंठ। तीसरा जो भाग था बकल कैविटी या मुख गुहा का, वो है होंठ, लिप्स। ठीक है। होंठ का कार्य क्या होता है कि जो भी हमारा भोजन होता है या पानी होता है या जो भी खाने पीने की चीजें होती है वो हमारे मुंह के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। वरना आप ऐसे चबाएं, होंठ ना हो और आप ऐसे चबाएं तो सब बाहर ही आ जाएगा, है ना? ऐसा हो सकता है ना। तो इसीलिए होंठ क्या करता है कि जो भी आप खा रहे हैं तो वो उसके अंदर ही रहे, उस कैविटी के अंदर ही रहे। उसी के अंदर आप मुंह बंद करके आसानी से उसको मिक्स कर सकते हैं। जैसे मिक्सर नहीं होता है, मिक्सर के जो जार होते हैं उसके अंदर हम सारी चीज़ें डाल देते हैं और फिर ऑन कर देते हैं ढक्कन लगाकर। ठीक है। तो जो ढक्कन का काम है, वो ढक्कन का काम क्या है हमारे शरीर में? ये होंठ करते हैं। हमारे शरीर में जो ढक्कन का कार्य करते हैं वो कौन करता है? हमारे होंठ करते हैं। तो ये भोजन को बाहर आने से रोकता है। यह भोजन को बाहर आने से बचाते हैं। ठीक है। होंठ का कार्य क्या है? ताकि भोजन आपका जो भी आप उसको मिक्स कर रहे हो वो आपके मुंह से बाहर ना आ जाए। ये कार्य किसका होता है? आपके होंठ का होता है। ठीक है। हमारे शरीर के का एकमात्र अंग है होंठ, जिसके ऊपर जो मतलब कोई आपने देखे होंगे होंठ कभी भी ऐसे रूखे रूखे से नहीं होते। कब होते हैं? जब हम उनके ऊपर कुछ लगा नहीं पाते हैं, या जैसे कि सर्दियों के मौसम में होंठ जो रहेंगे वो फटने लगते हैं। वो किसके कारण होता है? वो होते हैं पानी की कमी के कारण। सूखेंगे होंठ, लेकिन उसमें वसा कभी कम नहीं होगी। हमारे शरीर का एकमात्र अंग है जिसमें हमेशा वसा बनी रहती है, वो है होंठ। ठीक है। यह हमारे शरीर का एक मात्र है जिसमें जो वसी अवस्था में पाया जाता है। जिसमें वसा पाई जाती है। ठीक है। हमेशा पाई जाती है यहाँ पर वसा। आप कुछ लिपस्टिक वगैरह भी लगाते हैं बिना किसी मतलब क्या बोलते हैं, लिप ग्लॉस वगैरह के आप लगाएंगे तो होंठ पर ही वो ऐसे कैसी टिकी रहती है। वसा के कारण वो चिपकी रहती है ना। तो वसा हमेशा हमारे होंठों पर पाई जाती है। तो ये होंठ के बारे में हो गया। अगला जो हमारा आहार नाल का भाग है, हमने आहार नाल की लंबाई भी बताई थी आपको कितनी होती है? 30 फीट की होती है हमारी आहार नाल, जो मुख गुहा से शुरू होकर एनस यानी कि गुदा द्वार तक होती है। ठीक है। इसकी लंबाई 30 फीट होती है। तो अगला जो भाग है आहार नाल का वो है फेरिंग्स, जिसको ग्रसनी कहा जाता है। पहला भाग था मुख गुहा और दूसरा भाग क्या है आपका? ग्रसनी। ग्रसनी यहाँ पर आप सी कर लीजिए इसको, ग्रसनी या फेरिंग्स। फेरिंग्स ये जो होता है ये मुख गुहा के पीछे की तरफ होता है। ठीक है। यह मुख गुहा का पिछला भाग होता है। यह मुख गुहा का पिछला भाग होता है। पिछला भाग होता है क्या? ग्रसनी। यही होता है
ठीक है, जो कि एपिग्लोटस से अटैच्ड होता है। एपिग्लोटस क्या होता है, जिसको हम हिंदी में घाटी का ढक्कन कहते हैं। ये क्या कार्य करता है, तो ये हमारा जो फूड पाइप और विंड पाइप होता है इससे अटैच्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ हमारा फूड जाता है और यहाँ पर विंड जाती है। तो यहीं पर पीछे की तरफ फेरिंग्स होता है, वो अटैच होता है एपिग्लोटस से। एपिग्लोटस यानी कि घाटी का ढक्कन। जब भी हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटस खसक के हमारे विंड पाइप पर आ जाता है, थोड़ा सा इसमें गैप लेती है ना। और खाते खाते अगर हम हंसते हैं, खांसते, छींकते हैं, तो वो फूड के पार्टिकल्स उस इधर विंड पाइप में आ जाते हैं, क्योंकि वो ढक्कन फिर से खिसक जाता है और खिसकने के कारण ये इधर से विंड पाइप से थोड़ा इधर हट जाता है, जिसके कारण फूड के पार्टिकल्स कुछ इधर आ जाते हैं, जिससे हमें खांसी आ जाती है। या हम लगातार बोलते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी फूड हमारा विंड पाइप में चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मॉइस्चर कम होने के कारण ये हमें यहाँ गले में अटकने लगता है और हमें ठसका आ जाता है, हम ठसका बोलते हैं, या खांसी आने लगती है। फिर हम पानी पीते हैं, फिर धीरे धीरे ये फूड पार्टिकल्स आगे बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ से वो आगे बढ़ जाता है। तो घाटी का ढक्कन होता है जो फेरिंग से अटैच होता है, और ये फेरिंग जो है हमारे मुख गुहा के पिछला भाग होता है। ग्रसनी के बाद में अगला जो भाग है उसका नाम है ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली को कहा जाता है ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस। ग्रास नली जो होती है एक बेलनाकार नली होती है। ठीक है, क्या होती है, एक बेलनाकार नली होती है जिसमें लार युक्त भोजन भरा होता है, जो कहाँ खुलती है, ये अमाशय में खुलती है। और इसमें जो भोजन होता है वो क्रमाकुंचन गति से आगे बढ़ता है। नोट कर लीजिए आप इसमें। यह एक नलीनुमा संरचना में पाई जाती है। नलीनुमा संरचना है, संरचना, जिसमें क्रमाकुंचन गति होती है। इसमें क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन को इंग्लिश में कहा जाता है पेरिसिस्टल मोशन। पेरिसिस्टल मोशन इस टाइप में होता है, क्रमाकुंचन गति होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें आप लिखिएगा, यह नली आमाशय में खुलती है। आमाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है ये नली, आमाशय में खुलती है। मतलब कि आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उस नली का नाम बताइए या उस अंग का नाम बताइए जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। क्या है आपका, ग्रास नली या ऑइसोफेगस। ठीक है, ऑइसोफेगस या ग्रास नली, जो भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक जोड़ता है। यह भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक ले जाता है। क्लियर है इतनी चीजें। ठीक है, ये थे ग्रास नली के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। यहाँ पर भी जो आपका भोजन होता है मुख गुहा में, वो लार के साथ मिक्स हो जाता है, थोड़ा सेमी लिक्विड हो जाता है। सेमी लिक्विड के बाद में यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि लुगदी जैसा हो जाता है। लुगदी जैसा होने के बाद में ये क्रमाकुंचन गति से आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे करके फिर हमारे स्टमक में चला जाएगा। तो अगला जो आपका अंग है वो है स्टमक यानी कि आमाशय। इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट आपका ऑर्गन है या अगला अंग है आपका चौथे नंबर पर अमाशय। अमाशय जिसे पेट भी कहते हैं, उदर भी कहते हैं और स्टोमक भी कहते हैं। ठीक है, स्टमक, पेट, उदर या अमाशय, इसके बारे में हम नोट करेंगे कि अमाशय का निर्माण किनसे होता है? मांसपेशियों से। ठीक है, किससे होता है अमाशय का निर्माण? मांसपेशियों से। उसके बाद में अमाशय के अलग अलग भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो होता है अग्रभाग होता है, जिसे कार्डियक बोलते हैं। नोट कर लीजिए, इसके 3 भाग होते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं। इसके पहले आप एक पॉइंट और लिख लीजिए, अमाशय का आकार जे आकार होता है। अमाशय का आकार जे आकार होता है। डायमेंशन कितनी होती है इसकी? 6 इंटू 12 इंटू 6 इंच। ठीक है, 6 इंच लंबा, 12 इंच चौड़ा और 6 इंच गोल मोटा। ठीक है, इस तरीके से इसकी डायमेंशन होती है, 6 इंटू 12 इंटू 6 इंच। उसके बाद में कलर कैसा होता है? हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग का होता है। बना किससे होता है? यह मांसपेशियों से निर्मित अंग है। निर्मित। इसके कितने भाग है? इसके 3 भाग है। ठीक है, इसके 3 भाग है। पहला जो भाग है उसका नाम है कार्डियक। कार्डियक, इंग्लिश में भी कार्डियक ही कहेंगे, हिंदी में भी। हिंदी में इसका अग्रभाग कहेंगे, अग्रभाग। दूसरा जो भाग होता है उसका नाम है फंडस। फंडस, मध्य भाग। तीसरा जो भाग होता है इसका वो है पाइरुविक, पाइलोरिक, पाइलोरिक। पाइलोरिक यानी कि पश्च भाग, अग्र, मध्य और पश्च भाग। ऐसा शेप होता है। इस टाइप का शेप होता है इसमें। ठीक है, लेयर्स होती है इसमें। इसको कार्डियक कहेंगे। सेकंड लेयर होगी, इसे फंडस कहेंगे। थर्ड लेयर होगी, इसे पाइरोविक। बाकी आपका फूड इसमें यहाँ पर रिजर्व रहता है। ठीक है, ये आपका अग्रभाग है जिसे हम क्या कहेंगे? अग्रभाग है, इसका नाम है कार्डियक। कार्डियक। सेकंड पार्ट है हम कहते हैं फंडस, और ये थर्ड पार्ट है यहाँ पर पाइलोरिक। पाइलोरिक। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हो गए। बीच में आपका फूड रहता है। जब भोजन अमाशय में रहता है, कितने घंटे तक रहता है? तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि भोजन अमाशय में, भोजन अमाशय में 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे लगते हैं इसको डाइजेस्ट होने में, 4 घंटे तक है। तब इसे काइम कहते हैं। काइम, काइम
कहते हैं। 4 घंटे तक रहेगा आपका भोजन आपके आमाशय में, ठीक है। 4 घंटे लगते हैं पूरे भोजन को अच्छी तरीके से पचने में। और जब भोजन आमाशय में पड़ा रहता है तो इसको क्या कहा जाता है, काइम। जब भोजन मुख गुहा में रहता है तो इसको कहा जाता है बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब भोजन मुख गुहा में रहता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बोलस। और जब भोजन आमाशय में रहता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है काइम। या भोजन को पचने में कितना समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है। या भोजन आमाशय में कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछेंगे आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है अग्र भाग जिसे क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। दूसरा होता है मध्य भाग जिसे फंडस कहा जाता है। तीसरा पश्चिम भाग जिसे पाइलोरिक कहा जाता है। और पाइलोरिक वाले ही पार्ट में क्या होता है, इस वाले पार्ट में, यहाँ पाइलोरिक वाला पार्ट होता है, यहीं पर होता है आपका HCl, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो पहुंचने के पर इसमें कुछ ग्रंथियां होती है, जैसे कि जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां को पाइलोरिक ग्रंथियां भी बोलते हैं, जहां से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। किस रंग का होता है जठर रस, ये हल्के पीले रंग का होता है। और नेचर इसका कैसा होता है, एसिडिक। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तब पाइलोरिक ग्रंथियों या हम इन्हें क्या कहेंगे, जठर, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस से क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो किस रंग का होता है, जूस निकलता है, यहाँ पर लिख लीजिए, निकलता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब भी भोजन जाएगा कहाँ पर, आमाशय में जाएगा, यहाँ पर भोजन रखा हुआ है, तो यहाँ से जो पाइलोरिक ग्लैंड या कि हम बोलेंगे कि जो जठर ग्रंथियाँ होगी, वहाँ से अपने आप ही जठर रस निकलना शुरू हो जाएगा कि यार हमारा चैम्बर था, चैम्बर पूरा फिल हो गया, अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसके अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए कुछ केमिकल्स मिलाने पड़ेंगे। तो वो केमिकल्स के फॉर्म में क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, या कि जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथियों से अपने आप ही निकलने लग जाता है। हमारे शरीर में जितने भी पाचन की क्रियाएं होती है ना, सब जैविक तरीके से ही होती है, अपना आप काम करता है। जैसे मशीन नहीं है, सारी मशीनों में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिस भी पार्ट्स को जो काम करना होता है वो कर देते हैं। उसी तरीके से हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं, सारे के सारे अंग जिस तरीके से काम करना होता है उनको वो वैसे करते जाते हैं। तो ये हो गया है कि जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तब जठर ग्रंथि या पाइलोरिक ग्रंथियों के माध्यम से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। अब हम जठर रस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम जठर रस के बारे में। जठर रस को कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस किस रंग का होता है जठर रस, तो आप इसके बारे में नोट कर लीजिए कि यह हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक होता है ये, अम्लीय। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। पीएच वैल्यू क्या होता है, इसका पीएच मान जो होता है 1.5 से लेकर कितना होता है 3.5 के बीच, 1.5 to 3.5 होता है इसका पीएच मान, ठीक है। कार्य क्या है इसका, यह पाचन क्रिया में सहायक होता है, पाचन क्रिया में सहायक होता है, क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। इसके साथ में एक और
अम्ल निकलता है हमारे शरीर से, जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो कहाँ से निकलता है? आमाशय की ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, लिख लेना इसके बारे में। ये फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया। आमाशय, आमाशय की किन कोशिकाओं से निकलता है? HCl, ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से। आमाशय की ऑक्सेंटिक, ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है, HCl निकलता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किन कोशिकाओं से स्त्रावित होता है या निकलता है, तो आप क्या बताएंगे? ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से, ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से, ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से ये निकलता है। क्या करता है इसका कार्य? क्या करता है कि अगर कोई भोजन के साथ में जीवाणु आ गया, कोई बैक्टीरिया है, कार्य क्या है इसका? इसका कार्य है भोजन के साथ आए, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को, जीवाणुओं को नष्ट करना, नष्ट करना इसका कार्य होता है। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसे इन्फेक्टेड फूड खा लिया है, ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं, मान लिया कि आपने तो पूरा सड़ा हुआ भोजन खा लिया है, तो उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने जो फूड खाया है उसमें कुछ पार्ट्स जो है वो कुछ बैक्टीरिया का चला गया है आपकी बॉडी में, तो उसको मारने का काम, उस बैक्टीरिया को, उस जीवाणु को मारने का काम किसका होता है? HCl का होता है। ठीक है, इसका नेचर भी कैसा होता है? यह भी, इसकी प्रकृति भी, ऐसा लिख लीजिए आप, इसकी प्रकृति भी, प्रकृति भी अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। इसका नेचर भी कैसा होता है? अम्लीय, एसिडिक होता है। ठीक है, और पीएच वैल्यू कितना होता है इसका? इसका पीएच वैल्यू होता है 1.5 टू 2.5, 1.5 से लेकर 2.5 होता है इसका पीएच मान। हो गया क्लियर? चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया इतना? आमाशय से दो प्रकार के जठर रस से जठर, सॉरी, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जो किस रंग का होता है? हल्के पीले रंग का होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, एसिडिक नेचर होता है। इसका पीएच वैल्यू होता है 1.5 टू 3.5 होता है। पाचन क्रिया में सहायक है। वैसे ही आमाशय की ऑक्सेंटिक, ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, HCl, जो क्या करता है? ये भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कि हो सकता है आपने भोजन के साथ में कुछ बैक्टीरिया खा लिए हैं, या कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। आप होटल वगैरह में जाते हैं खाना खाने, तो वहाँ पर आपको कोई एकदम फ्रेश खाना मिल जाए, ऐसा कोई नहीं है फिक्स। हो सकता है कि जो भी होटल रहते हैं वहाँ पर दाल सुबह से उबाल ली हो, और या पिछले, मतलब अगले पिछले दिन की हो, तो वही आपको गर्म करके बघार कर दे दी जाती है, तो उसमें भी तो कुछ माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो वो आपने खा लिया हो, तो उससे क्या होता है? उन बैक्टीरिया को किल करने का वर्क क्या होता है? HCl का होता है। ठीक है, इसका नेचर भी कैसा होता है? एसिडिक ही होता है। और पीएच वैल्यू कितना होता है? 1.5 टू 2.5। कभी कभी खाली पेट रहने से या बहुत सारा खाना खाने से हमारे अंदर, कि आपने बहुत टाइप का खाना खा लिया, वो भी बहुत सारा खा लिया,
तो HCl की क्वांटिटी, मतलब HCl जो रहेगा उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और HCl ज़्यादा सीक्रेट होता है तो आपको एसिडिटी होने लगती है, और एसिडिटी होती है तो आपका जी घबराएगा, है ना, आपको गैस कॉन्स्टिट्यूशन होने लगेगा एसिडिटी के कारण, और उससे हो सकता है आपको वॉमिटिंग भी हो जाए। तो इस एसिड को ख़त्म करने के लिए फिर आप क्या लेते हो, आप इनो लेते हो। जब ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या ले लेते हो, आप इनो ले लेते हो, क्योंकि इनो क्या है, इनो एक बेस है। इनो क्या है, इनो एक बेस है। बेस यानी कि क्षार है। इस क्षार, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना लेते हैं, अम्ल प्लस क्षार, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं लवण। ठीक है, लवण या पानी बना लेते हैं। तो यहाँ पर एसिड बहुत ज़्यादा हो गया है, आपने इतना खा लिया था या बिल्कुल भी नहीं खाया था, तो खाली पेट भी एसिड की जो गैस होती है वो आपकी बॉडी में कहीं भी चली जाती है। तो फिर जो हमारे अमाशय जो था उसकी जो दीवारें होती है, ये म्यूकस वाली दीवारें होती है, वो इफेक्ट होने लगती है, और उसके कारण एसिडिटी बढ़ती जाती है। और कभी कभी म्यूकस पर छाले भी हो जाते हैं, जिन्हें हम अल्सर कहते हैं। पेट के छाले को क्या कहा जाता है, अल्सर कहा जाता है। तो कभी कभी HCl की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण म्यूकस में छाले पड़ जाते हैं, जो अल्सर का रूप ले लेते हैं। फिर इसका ऑपरेशन भी होता है, एडमिट भी करना पड़ सकता है, ये कंडीशन आ जाती है। तो ज़्यादा भूखे रहने से एसिडिटी बनती है, या किसी किसी पर्सन को क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कारण भी एसिडिटी हो जाती है। तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन हो तो हमें रेशेदार खाना खाना चाहिए, स्प्राउट वगैरह लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड लेना चाहिए, और पूरा 100% आपको पानी लेना चाहिए। हमें एक दिन में, या हमारे शरीर में लगभग 70% क्या होता है, पानी होता है। अगर हम सही क्वांटिटी में पानी नहीं पीते हैं तो भी एसिडिटी हो जाती है। तो इसीलिए सही क्वांटिटी में हमें पानी पीना चाहिए। एक दिन में लगभग 12 से 16 ग्लास या 16 से 18 ग्लास तो हमें पीना ही चाहिए मौसम के हिसाब से। तो इनो जो होता है बेस होता है, HCl आपके स्टमक में था, एसिड और बेस मिले तो क्या बना लिया, लवण या पानी बना लिया। इसीलिए कहा जाता है कि इनो पीने के 6 सेकंड बाद ही एसिडिटी खत्म हो जाती है। इनो के अलावा कुछ सिरप भी होती है, जैसे कि डाइजीन, ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया डाइजीन। डाइजीन सिरप से भी क्या हो जाता है, एसिडिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि डाइजीन में भी एक बेस होता है। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जिसे क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है MgOH होल्डवाइज को। और ये भी एक बेस होता है जो एसिड के साथ मिलकर क्या कर लेता है, वाटर या सॉल्ट बना लेता है। तो ये हो गया एसिड के बारे में या एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी को हिंदी में अम्लीयता कहा जाता है, कभी कभी एग्जाम में अम्लीयता ही लिखा हुआ आएगा। तो प्रति, ये क्या है, इनो डाइजिन क्या है, ये प्रति अम्ल है, प्रति अम्ल के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। अगर ये नहीं है तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हमारे घर का खाने का सोडा होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये प्रति अम्ल के रूप, एंटा एसिड के फॉर्म में ये हमारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, या हम इनका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा क्या बोलते हैं, ये था हमारा जो जठर रस था, जठर रस में से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं। ठीक है, म्यूकस जो होता है, म्यूकस भी एक एंजाइम की तरह ही होता है हमारे आमाशय में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं। जठर रस के एंजाइम, पहला जो होता है इसमें वो होता है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम। कार्य क्या होता है पेप्सिन का, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। यहाँ पर अमाशय वाले पार्ट में क्या होता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, तो वो लास्ट में मैं लिखवा दूंगी। तो ठीक है, ये जो होता है पेप्सिन, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। क्या होता है कि जो भी भोजन होता है हमारा, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, तीनों का 2 बार पाचन होता है। पहला जो होता है वो आंशिक पाचन होता है, और दूसरा जो होता है पूर्ण पाचन होता है। तो अगर मुख गुहा की बात होती है तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन कैसा, कि हमने इतने बड़े बड़े बाइट खाए थे और वो बड़े बड़े बाइट इतने छोटे बाइट्स में या मॉलिक्यूल्स में, अणुओं में बदल गए हैं।
तो इसी को कहा जाता है आंशिक पाचन। पूरे ब्लड में मिक्स हो गए ऐसे नहीं बदले हैं, वो छोटे छोटे अणुओं में बदल गए, तो इसी को कहा जाता है आंशिक पाचन, पार्शियल डाइजेशन। तो ये किसके कहाँ पर होता है, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। ये होता है मुख गुहा में, और मुख गुहा में कौन से एंजाइम के द्वारा, टाइलिन एंजाइम के द्वारा। तो यहाँ नोट्स में नोट डालकर मैं आपको अलग से लिखवा दूंगी ये, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर प्रोटीन जो होगा पहले पेप्टोन में बदलेगा, फिर पेप्टोन किस में बदलेगा, अमीनो अम्ल में बदलेगा। तो यहाँ पर प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम कौन कर रहा है, पेप्सिन एंजाइम कर रहा है, ठीक है, जो जठर रस से स्त्रावित होता है। दूसरा जो रस स्त्रावित हो सकता है जठर रस से वो है रेनिन, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम जो होता है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के शिशुओं में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये कब सीक्रेट होता है, जब क्या होता है कि HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन, जो एक पेप्सिनोजन एंजाइम होता है वो पहले किस में बदलता है, पेप्सिन में बदलता है। फिर एक प्रो रेनिन होता है वो किस में बदल जाता है, रेनिन एंजाइम में बदल जाता है। तो रेनिन एंजाइम का कार्य क्या होता है, दूध को दही में बदलना, दूध को दही में बदलना। और सबसे ज्यादा ये स्त्रावित होता है, यह एंजाइम सर्वाधिक या प्रचुर मात्रा में, सर्वाधिक ही लिख लीजिए, सर्वाधिक मात्रा में जन्म से 2 वर्ष तक के शिशुओं में स्त्रावित होता है। 2 वर्ष तक के बच्चों में स्त्रावित होता है। इसीलिए तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फीडिंग करवाई जाती है, तो कुछ टाइम के बाद में वो दही के फॉर्म में जो मिल्क होता है, दूध होता है, वो फिर दही के रूप में बाहर निकलता है। हम बोलते हैं ना बच्चे ने दूध निकाल दिया, तो वो ऐसा फटाफटा सा कर्ड के फॉर्म में दिखाई देता है। तो वो क्यों होता है ऐसा, अगर हम उसको डकार नहीं दिलवाते तो उसके यहीं पर रह जाता है, वो स्टमक तक ही भरा रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जैसे ही हम उसको उठाते हैं फीडिंग करवाने के तुरंत बाद में, तो यहीं का जो दूध था, मिल्क था, वो वापस से मुँह के ही थ्रू या मुंह के द्वारा ही बाहर आ जाता है और यहाँ कंधे पर गिर जाता है। कंधे पर लेकर ही बच्चे को डकार दिलवाई जाती है। अगर आपने दूध पिला दिया है, उसको फिटिंग करवा दी और ऐसे ही लेटा है, तो वो मिल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए बच्चे को फीडिंग करवाने के बाद में उठाया जाता है और कंधे पर रखकर उसको डकार दिलवाई जाती है, ताकि वो जो मिल्क था वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। ये कंडीशन होती है। अब हम लोग बड़े हैं, हमारे अंदर क्या है, हमने खाना खाया, हम घूम फिर लेंगे तो हमारा खाना ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, लेकिन बच्चे कहाँ जाएंगे, छोटे बच्चे थोड़ी कहीं जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे। इसीलिए उनको डकार दिलवाई जाती है उठाकर, ताकि वो यहाँ पर जो भी यहाँ फूड पाइप में मिल्क था उनका, वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। इसीलिए होता है ये। तो रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध को दही में बदलता है, और सबसे ज़्यादा कब स्त्रावित होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के शिशुओं में सर्वाधिक स्त्रावित होता है। इसके बाद में एक होता है म्यूकस। म्यूकस भी एक एंजाइम की तरह होता है, पर ये जठर रस से स्त्रावित नहीं होता है। म्यूकस, ये म्यूकस यानी कि श्लेष्मा, श्लेष्मा, ये भी एक एंजाइम होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए आप, वरना भूल जाएंगे आप। यह भी एंजाइम की तरह होता है, लेकिन जठर रस से स्त्रावित नहीं होता है, स्त्रावित नहीं होता है, जठर रस से स्त्रावित नहीं होता है। म्यूकस का कार्य क्या है, HCl से अमाशय की रक्षा करना। इसका कार्य लिख लीजिए आप, यह HCl से अमाशय की रक्षा करता है, रक्षा करता है, ठीक है। अमाशय की रक्षा करता है, ताकि HCl का उस पर कोई ज़्यादा असर ना हो, पेट में छाले ना हो जाए, अल्सर ना हो जाए। इसीलिए सुरक्षा का कार्य कौन करता है, ये म्यूकस करता है। क्लियर है इतनी चीज़ें।
क्लियर है इतनी चीज़ें? आगे बढ़ते हैं अब हम। ये आमाशय आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है इंटेंस्टाइन। इंटेंस्टाइन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर हमारा ये आहार नाल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। कल ही हम इंटेंस्टाइन भी पढ़ लेंगे और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे लारीय पाचक ग्रंथियाँ, जो पाचन में सहायक होती हैं ग्रंथियाँ, उनके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। 3 ही प्रकार के हैं, लारीय ग्रंथियाँ हैं, यकृत है और अग्नाशय है। बहुत जल्दी 1-2 स्लाइड में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जैसा भी आपको लगा है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में, क्योंकि ट्रिकी है फौजियों का अड्डा। आप भी फौजी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए ट्रिकी एकेडमी। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।